7 दिन बीत चुके थे। आज का दिन बहुत ही शानदार था और सूरज आसमान में चमक रहा था। लुशेंग और स्नोई ने अपना सामान तैयार किया और हवेली से निकलकर काली टैक्सी की ओर चल पड़े जो प्रवेश द्वार पर उनका इंतजार कर रही थी। लुशेंग, जो अपने कंधे पर बैग लेकर चल रहा था, अपने माता पिता की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए उन्हें बताया कि वे जा रहे हैं। स्नोई, जो एक हैंड सूटकेस लेकर चल रही थी, की आंखें खुशी से चमकने लगीं और मुस्कुराते हुए उसने उन्हें अलविदा कहा। जब लुशेंग और स्नोई अपना सामान टैक्सी में रख रहे थे, तो हवेली के प्रवेश द्वार के सामने खड़े माँ और पिता उन्हें चुपचाप देखने लगे। लुशेंग की माँ की आंखें उदासी से भर गईं क्योंकि लुशेंग को लौटे हुए कुछ ही दिन हुए थे और उसे फिर से जाना था। पिता, जो सिगरेट पी रहे थे, मुस्कुराने लगे और प्रसन्न भाव से बताया कि लुशेंग स्नोई के घर जाना चाहता था। उनके अनुसार वह एक अच्छी लड़की थी और अब उसके लिए उसके माता पिता से मिलने जाने का समय आ गया था। लुशेंग और स्नोई ने हाथ पकड़े। स्नेह भरी निगाहों से स्नोई ने पूछा कि क्या लुशेंग घबराई हुई है। जबकि लुशेंग की आंखें प्यार से चमक रही थीं, वह चुपचाप उसे देखने लगा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कीं और मुस्कुराते हुए कहा कि उसे यह सवाल अपने पिता से पूछना चाहिए। चूंकि वह जानता था कि उसके पिता अब सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं, इसलिए स्नोई का घर कहीं और था। अंदर उसके पिता सोफे पर बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे और एक कप कॉफी पी रहे थे। उन्होंने कॉफी का एक घूंट लिया और कुछ ही देर बाद उसे थूक दिया। वह इतने विचलित थे कि पानी डालना भूल गए थे। उन्होंने कॉफी का कप अपने मुंह से हटाना शुरू किया और अपने मुंह में लगा पाउडर थूकना शुरू कर दिया। स्नोई की मां लिविंग रूम में दाखिल हुई और उनका ध्यान उस पर केंद्रित था। जब उन्होंने देखा कि उन्होंने कॉफी में पानी नहीं मिलाया था और उसे पी रहे थे, तो उनकी आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी पूरी तरह से नहीं जागा है। पिता ने कॉफी का कप टेबल पर छोड़ दिया। मां ने गर्म पानी तैयार किया और उसे कप में डाला। उसने केतली पकड़ी और पिता को चुपचाप उत्सुकता भरी निगाहों से देखने लगी। पिता ने अपनी आंखें बंद कर लीं और स्वीकार किया कि लेवल 7 ग्रैंड मास्टर होने के बावजूद वह बहुत घबराया हुआ था। शांत भाव से उसने उसे शांत करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि यह इतनी बड़ी बात नहीं है। वे बस अपने दामाद से मिलने जा रहे थे, लेकिन उसने अभी जो कहा था, उससे वह भी घबराने लगी थी। पिता ने कॉफी का कप पकड़ा और गंभीर भाव से कहा कि वह केवल एक महिला है, इसलिए वह इसे समझ नहीं सकती, यह बताते हुए कि उनका दामाद एक असाधारण व्यक्ति था, सेना का युद्ध का देवता, जो सभी मार्शल संतों से आगे निकल गया, मानवता का शिखर था। उसने कॉफी का एक घूंट लिया और कल्पना करने लगा कि लियू शेंग उसे गौर से देख रहा है, जिससे पता चलता है कि उसकी कोई भी उपाधि या उपलब्धि पहले से ही एक आभा है जो योद्धाओं की आत्माओं को कांपने पर मजबूर कर देती है, और ये सभी एक ही व्यक्ति पर आते हैं। वह उसके बगल में सोफे पर बैठ गई और एक जिज्ञासु भाव के साथ पूछा कि लियू शेंग जैसे अविश्वसनीय व्यक्ति ने उनकी बेटी पर कैसे ध्यान दिया। इन दिनों माँ हवा में चल रही थी और उसे लग रहा था कि वह एक सपना जी रही है। पिता ने उसे देखना शुरू किया और कहा कि वह अकेली नहीं है जो यह सवाल पूछ रही है। उसने अपने दो बेटों डोंग शेंगई और डोंग पोचुन की कल्पना चमकती आंखों से की। वह डोंग चेंगडिंग 70 साल की उम्र में भी हमेशा सोचता था कि उसके दो बेटे उसके जीवन का सबसे बड़ा गौरव हैं। फिर स्नोई की मुस्कुराहट और खुशी से भरी आंखों की छवि उसके दिमाग में आई। उसे एहसास हुआ कि वास्तव में उसका सबसे बड़ा गर्व तीसरी बेटी का होना था। माँ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने गाल को छूने लगी। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी,
यह सोचकर कि शायद यह उनके पूर्वजों का आशीर्वाद था। उसने यह भी कहा कि उनकी बेटी उनकी तरह दिखती है। यह सुनकर पिता ने कहा कि अगर स्नोई उनकी तरह दिखती है तो यह एक आपदा होगी। माँ का फोन जो मेज पर था चमक उठा और एक संदेश दिखाने लगा जिसमें कहा गया था कि स्नोई 3 मिनट में डेलिंग हवाई अड्डे पर पहुंचने वाला है। माँ ने फोन उठाया और संदेश देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका जबड़ा खुला रह गया, जिससे पता चला कि वे पहुंचने वाले थे। पिता खड़े हो गए और उनकी आंखें भी आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्होंने जाकर लोगों को चेतावनी देने का फैसला किया ताकि वे लू शांग के साथ ऐसा व्यवहार न करने लगे जैसे कि वह उनका असली दामाद हो। वह नहीं चाहते थे कि वे लू शांग को इस तरह से ऊंचे स्थान पर रखें जैसे कि वह उनका पूर्वज हो। एक ईमानदार अभिव्यक्ति के साथ मां ने समझाया कि किन और वांग परिवारों को भी इस खबर के बारे में पता चल गया था। वे भी डेलिंग हवाई अड्डे जा रहे थे। उसे नहीं पता था कि यह उचित था या नहीं या उन्हें रोकना चाहिए। पिता ने सूट पहना और घबराए हुए भाव से उसे समझाया कि उन्हें रोकने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि दोनों परिवारों ने पहले ही उन्हें सूचित कर दिया था। वे पुराने दोस्त थे और शिष्टाचार और कारण से उन्हें किसी भी समय उन्हें लेने आना चाहिए। रास्ता। यह सुनकर मां का ध्यान उस पर गया और उसने कपड़े बदलकर साथ चलने का फैसला किया। कुछ मिनट बाद लू शांग का विमान डायलिंग एयरपोर्ट के रनवे के पास पहुंचा। एयरपोर्ट के अंदर बहुत सारे सैनिक थे जो अपनी पीठ के पीछे हथियार बांधे हुए थे और उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। सभी चुपचाप विमान को देखने लगे। लू शांग का विमान उतरा और सैनिक विमान के सामने लाइन बनाकर खड़े हो गए, हमारे लड़के के आने का इंतजार करने लगे। विमान का दरवाजा खुला और कर्मचारी सीढ़ियों से जुड़ गए। कंधे पर बैग टांगे लू शांग की आंखें उत्सुकता से चौड़ी हो गईं। इस बीच दूसरी तरफ उसके बगल में बैठा स्नोई चुपचाप सैनिकों को देखने लगा। प्रशंसा से भरे भाव के साथ सैनिकों ने सैन्य सलामी दी, जिससे पता चला कि वे उनके लिए रास्ता साफ करने के लिए तैयार थे। लू शांग की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं और उसका ध्यान उन पर केंद्रित हो गया। जब उसने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू ही की थी तो उसने उच्च श्रेणी के मार्शल संतों को समाप्त कर दिया था क्योंकि उनका हमेशा सम्मान किया जाता था और उनके कई अनुयायी थे जो उस समय लू शांग के लिए प्रभावशाली और सुरुचिपूर्ण था। निराश भाव के साथ लू शांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने सिर को छूने लगा। अब वह दिखावटी जीवन उसे ज्यादा आकर्षित नहीं करता था। वास्तव में यह उसके अंदर कुछ अस्वीकृति पैदा करने लगा था। जितना ऊंचा पद उतना ही आम व्यक्ति होने का सुख खोना। स्नोई का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई थीं। उसे नहीं पता था कि लू शांग क्या सोच रहा था। एक प्रसन्न नजर से उसने सैनिकों के रास्ता साफ करने का इंतजार करने के बजाय खुद ही जाने का सुझाव दिया। लू शांग ने अपनी आंखें खोलीं और एक दयालु मुस्कान के साथ उसे याद दिलाया कि उसे भीड़भाड़ वाली जगहें बहुत पसंद नहीं हैं। उत्साहित भाव के साथ लू शांग ने स्नोई की गर्दन के चारों ओर अपना हाथ रखा और उसे गले लगा लिया। लू शांग के इतने करीब होने के कारण वह शर्माने और घबराने से खुद को रोक नहीं पाई। हमारे लड़के ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और एक पल में वह और स्नोई उस जगह से गायब हो गए। यह देखकर सैनिकों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उनके जबड़े डर से खुले रह गए। कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा था या लू शांग कहाँ गया था। संत लू शांग हवाई अड्डे से 10 किलोमीटर दूर चले गए और टैक्सी लेने का फैसला किया। वह एक सज्जन व्यक्ति थे और उन्होंने स्नोई के लिए दरवाजा खोला। वे दोनों टैक्सी में बैठ गए। ड्राइवर ने उन्हें देखना शुरू किया और एक दयालु मुस्कान के साथ पूछा,
वे कहाँ जाना चाहते हैं? एक हंसमुख मुस्कान के साथ उसने कहा कि वे किंग हू विला जाना चाहते हैं, जो डेलन पर्वत पर था। लू शांग की आंखें खुशी से चमकने लगीं और वह चुप रहा। टैक्सी चलने लगी और ड्राइवर ने उन दोनों को अपनी सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा। रास्ते में एक जिज्ञासु मुस्कान के साथ आदमी ने पूछा कि क्या वे शो बिजनेस से मशहूर हस्तियां नहीं हैं। ड्राइवर के अनुसार लू शांग और स्नोई अच्छे दिखते थे और सुरुचिपूर्ण थे। टैक्सी ड्राइवर के रूप में अपने सभी वर्षों में वे सबसे सुंदर ग्राहक थे जिन्हें उसने कभी चलाया था। स्नोई ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और उसकी आंखें आश्चर्य और खुशी से भर गईं। ड्राइवर की तारीफ सुनकर लू शांग की आंखें खुशी से चमकने लगीं। टैक्सी ड्राइवर ने सड़क का निरीक्षण करना शुरू किया और एक कहावत याद की, वे एक दूसरे के लिए बने थे। एक मुस्कान के साथ लू शांग को एहसास हुआ कि वह काफी चापलूसी करने वाला था। फिर वह स्नोई के पास गया और शर्माते हुए उसे इस ड्राइवर को 100 युआन का टिप देने का सुझाव दिया। स्नोई भी शर्मा गई, लू शांग की आंखों में देखने लगी और मुस्कुराते हुए उसे मूर्ख कहने लगी। आधे घंटे बाद टैक्सी रुकी। सड़क अवरुद्ध थी और कई सैनिक क्षेत्र की रखवाली कर रहे थे। ड्राइवर का ध्यान उन पर केंद्रित था और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसे एहसास हुआ कि सेना किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आने का इंतजार कर रही थी। यह देखकर कि उन्होंने सुरक्षा रेखाएं भी स्थापित की थीं, उसने देखा कि यह एक निजी क्षेत्र था। लू शांग ने नोटों की गड्डी निकाली और जब उसकी आंखें दयालुता से चमक रही थीं, मुस्कुराते हुए उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि चिंता न करे क्योंकि वे चुपके से अंदर घुसने वाले थे। इतने सारे पैसे देखकर टैक्सी ड्राइवर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने नोटों की गड्डी पकड़ी और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, उन्हें शुभकामनाएं दीं। उसे यकीन था कि वे किसी कुलीन परिवार के युवा लोग थे, इसलिए वे किसी तरह चुपके से अंदर घुसने वाले थे। विला के सामने लोगों और सेना के जवानों की एक बड़ी भीड़ थी। लू शांग, जो एक झाड़ी के अंदर छिपा हुआ था, ने अपना सिर बाहर निकाला और इतने सारे लोगों को देखकर उसकी आंखें भ्रम से भर गईं। उसे नहीं पता था कि इतने सारे लोग यह देखने क्यों आए थे कि वह अपने ससुर से कैसे मिला। उसे पता था कि चुपके से अंदर जाना बेहतर था। स्नोई ने भी अपना सिर बाहर निकाला और उसकी आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं। इलाके से कुछ ही दूर किन शेजुन एक पेड़ के सहारे अपनी बाह के सहारे झुका हुआ था और सिगरेट पी रहा था। उसे देखकर लू शांग और स्नोई ने उसका अभिवादन करने का फैसला किया। किन शियाओजुन ने अपनी आंखें खोलीं, सिगरेट को अपने मुंह से निकाला और शांत नजर से धुआं बाहर निकाला। लू शांग और स्नोई झाड़ी से बाहर आए और उनकी उपस्थिति को देखते ही किन शेजुन डर गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। डर के मारे वह सदमे में आ गया। ध्यान से देखने पर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने महसूस किया कि यह लू शांग और स्नोई थे। स्नोई ने लू शांग की बाह पकड़ी और मुस्कुराने लगा। दयालु निगाहों से लू शांग ने पूछा कि किन शेजुन ने अपने जनरल का अभिवादन क्यों नहीं किया। उसने उसे 10 घंटे की सजा देने का फैसला किया। किन शेजुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और क्रोधित हो गया। लू शांग से सीमा पार न करने के लिए कहा, उसे याद दिलाया कि उसने ही उसे स्नोई पर जीत दिलाने में मदद की थी। लू शांग ने अपनी आंखें बंद कीं और मुस्कुराते हुए कहा कि यह एक मजाक था। उन्होंने हाथ मिलाया और प्रसन्नचित्त नजर से किन शेजुन ने उल्लेख किया कि बहुत समय हो गया था और पूछा कि क्या वे समाचार के कारण लौटे हैं। जबकि लू शांग की आंखें खुशी से चमक रही थीं, वह अपने दोस्त को चुपचाप देखने लगा। भ्रमित भाव से उसने पूछा कि वह किस समाचार के बारे में बात कर रहा था।
किन शेजुन ने अपना हाथ अपने मुंह के पास लाया और गंभीर भाव से फुसफुसाना शुरू किया, जिससे पता चला कि सैन्य मंत्रालय के युद्ध के देवता ने दुनिया के सभी मार्शल संतों को हरा दिया है। यह कहा जा सकता है कि उसने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। यह सुनकर स्नोई और लू शांग की आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। वे बिना किसी व्यवधान के चुपचाप सुनते रहे। किन शेजुन ने यह भी खुलासा किया कि हाल ही में लागू की गई नई शारीरिक शोधन तकनीक भी युद्ध के देवता का काम थी, एक ऐसी तकनीक जिसने हर चीज में क्रांति ला दी थी। स्नोई ने अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रखा और हैरान नजर से पूछा कि क्या युद्ध का देवता उतना ही अविश्वसनीय है जितना उन्होंने कहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने ग्रह पर सभी मार्शल संतों को हरा दिया है। उसकी आंखें भ्रम से चमकने लगीं और उसने पूछा कि क्या लू शांग ने युद्ध के देवता के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, यह उल्लेख करते हुए कि वह केवल यह जानती थी कि उसने चरमपथ मार्शल संत को हराया था। लू शांग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने अपनी बाहें पार कीं और दूसरी ओर देखा। हमारा लड़का अपनी ठोड़ी को छूने लगा और पसीने से लथपथ हो गया, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि सैन्य मंत्रालय इसे इतनी अच्छी तरह से छिपाए रखेगा। उन्हें बस इतना डर था कि इस शानदार प्रदर्शन से उसका पता चल जाएगा। लेकिन डोंग के घर के सामने का दृश्य देखकर ऐसा लगा कि उसके परिवार को पहले से ही पता था। उसे कुछ निराशा हुई क्योंकि वह अंत में यह सब बताना चाहता था। यह नहीं जानता था कि स्नोई को गुस्सा आएगा या नहीं, क्योंकि उसे सबसे आखिर में पता चलेगा। उसका ध्यान हमारे लड़के पर था और वह कुछ उलझन में थी। किन शाजुन लू शांग के पास गया और घमंडी निगाहों से पूछा कि झाओ जी को हराने और गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसके साथ क्या हुआ था। जब उसने उस मामले की जांच की थी तो उसे शीर्ष गुप्त के रूप में वर्गीकृत किया गया था। एक मुस्कान के साथ उसने लू शांग से उसे सब कुछ बताने के लिए कहा, क्योंकि उसके अनुसार लू शांग भी संत मार्शल स्तर का एक मार्शल कलाकार था, युद्ध के देवता से बस एक कदम नीचे। यह सुनकर लू शांग अपने विचारों से बाहर आया और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। स्नोई ने अपनी बाहें पार कीं, अपनी आंखें बंद कीं और बताया कि लू शांग ने उसे बताया ही नहीं था। लू शांग ने अपने गाल को छूना शुरू किया और उलझन भरे भाव से कहा कि उसने उससे पूछा ही नहीं था। यह सुनकर उसने अपनी मुट्ठी भींची और गुस्से से पूछा कि क्या लू शांग उसका विरोध कर रहा है। यह देखकर हमारे लड़के को पसीना आने लगा और उसने माफी मांगी। किन शाजुन की आंखें शांति से भर गईं। उसने विला में प्रवेश करने के बाद बोलने का फैसला किया, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि युद्ध के देवता यहाँ आए थे। उसने सोचा था कि लू शांग और स्नोई इसी कारण से आए थे, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वे उससे कम जानते हैं। स्नोई ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसे नहीं पता था कि युद्ध के देवता जैसा कोई डोंग परिवार में क्या करना चाहता था। एक उंगली और एक गंभीर नजर दिखाते हुए किन शाजुन ने खुलासा किया कि ऐसा कहा जाता था कि युद्ध के देवता न केवल डोंग से बल्कि बाद में किन परिवार में भी रखैल चुनने आए थे। वह राजधानी प्रांत के दर्जनों शहरों के सभी महान परिवारों का दौरा भी कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति जितना अधिक महत्वपूर्ण होता है उसकी आनुवंशिक सामग्री उतनी ही अधिक मूल्यवान होती है। यह सुनकर स्नोई की आंखें आतंक और आश्चर्य से भर गईं, जबकि दूसरी ओर किन शाजुन के शब्द लू शांग के लिए एक तीर की तरह थे। गुस्से से भरी निगाहों से उसने अपने मुंह से खून पोंछा, यह नहीं जानते हुए कि उन अफवाहों का आविष्कार किसने किया था। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।